नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए एक छोटा-सा प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस उम्मीद से करने जा रहे हैं कि आप अगर सीयूईटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी परीक्षाएं एक दूसरे के आसपास में ही हैं और आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो एक मौका है आपके पास कि आप इस प्रैक्टिस सेट के बहाने अपना मूल्यांकन कीजिए और देखिए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए नए हैं और कौन से पुराने हैं, किन पर कंफ्यूजन भी है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आत्मीयता के साथ इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आप सभी देखिए। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इश्तवार दला लेलियोत्तर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो देखने में ये जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में आप देखते हैं कि दोनों ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन भी पूछे जाते हैं और आसान भी पूछे जाते हैं। आप कट ऑफ में तब पिछड़ा जाते हैं जब आपके आसान प्रश्न गलत होने लगते हैं। तो इस प्रश्न को आपको एज ए कठिन प्रश्न के रूप में ही देखना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है, आपके दिमाग में आ भी गया होगा। ऑप्शन है जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? गारसा द तासी ने। वो कहाँ के रहने वाले थे और आगे चलकर इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद भी हुआ था। तो देखिए, तैयारी करते वक्त न सिर्फ इस सामान्य प्रश्न पर आपको ध्यान रखना है, बल्कि इससे जुड़ी हुई जितने भी घटनाएं हैं उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। उम्मीद है कि मेरे संकेतों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो आपके दिमाग में उसके लेखक का नाम आ जाना चाहिए। कितने इसमें कवियों को शामिल किया गया था, हिंदी और उर्दू के कितने कितने कवि इसमें थे, और आगे चलकर किन लोगों ने इसका अनुवाद किया था, इतना तथ्य आना चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि भूषण की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है भाषा भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो चारों रचनाओं में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि भूषण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आप अपने तैयारी के हिसाब से सही जवाब तक पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन, जो कि कवि भूषण द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि रचना में भूषण शब्द लगा हुआ है। इसके रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह के नाम से ये माना जाता है कि भाषा भूषण उनका ग्रंथ है। और इस भाषा भूषण में किसको केंद्र में रखा गया है, तो ये भी आगे की परीक्षा के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि देखने में तो लग रहा है कि ये भाषा से संबंधित होगा, लेकिन ये एक अलंकार ग्रंथ है। क्योंकि रीतिकालीन कवियों में आप देखेंगे कि कुछ कवि रस को केंद्र में रखते हुए लिखे हैं, कुछ कवि अलंकार को। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर भाषा भूषण, जो कि जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, अलंकार ग्रंथ है। बाकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पर शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी रचनाएं भूषण द्वारा लिखी गई। शिवराज भूषण किस तरीके का ग्रंथ है, शिवा बावनी में विषय वस्तु क्या है, और छत्रसाल दशक किसके ऊपर लिखा गया है, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के रचनाकार है। ऑप्शन दिया गया है रांगे राघव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस पुस्तक के रचनाकार माने जाते हैं। ये पुस्तक किस विधा में है, खासतौर से आपके दिमाग में आना चाहिए इसको, ठीक है। तो जितने बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और अंतिम चरणों में ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी है, उनको तो ये सारी विधाएं बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन जो बच्चे इधर उधर अभी भटक रहे होंगे कि बेस्ट चैनल उनके लिए कौन सा है, तो हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो रही होगी। खैर, कुछ दिन यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं तो ये भी मुश्किल या कठिनाई जो है दूर हो जाएगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन दिया गया है पंडित
जुगल किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय, प्रेमचंद। तो नॉर्मली इसका आप जवाब जरूर अपने दिमाग में ला दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन पहला। पंडित जुगल किशोर नाम से उदंत मार्तंड के संपादक थे। अब उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था, कहां से प्रकाशित होता था, ये किस तरीके का पत्र था, ठीक है, और किस दिन निकलता था, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। और जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन पर ही व्याख्या करते हुए बताया कि देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनको अगर आप ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के किन तत्वों को मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिया गया कथा वस्तु, संवाद, अभिनीयता, चरित्र चित्रण, उद्देश्य पूर्ति, संवाद, देश काल, रस निष्पत्ति, गेयता, वस्तु, नेता, रस। तो काव्य शास्त्र में नाटक के कुछ तत्वों की चर्चा की गई है, खासतौर से 3 तत्वों की चर्चा आचार्य भरत मुनि ने किया हुआ है। वो कौन से 3 तत्व हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वस्तु, नेता, रस। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आचार्य भरत मुनि ने नाटक के 3 तत्वों का उल्लेख किया हुआ है। वो तीनों तत्व कौन से हैं, यहां पर दिया गया है। आगे चलकर आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक पर चर्चा करते हुए नाटक के 5 उद्देश्यों के बारे में चर्चा की है। वो 5 उद्देश्य कौन है? अगर कोई विद्यार्थी होमवर्क के तौर पर कमेंट्स करता है तो मुझे खुशी होगी, वरना मैं तो चैनल पर कई बार बता चुका हूं और आगे भी संभावना है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि एक उपमेय के लिए जहां अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जब भी उपमेय और उपमान की बात की जाती है तो उपमा अलंकार की चर्चा होती है। यहाँ पर उपमा के ही अलग अलग भेदों को दिया गया है। तो पूछा गया कि एक उपमेय के लिए जहां अनेक उपमान, उपमेय तो एक ही होता है लेकिन उसके लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है मालोपमा, पूर्णोपमा, उपमा, लुप्तोपमा। तो उपमाओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन, मालोपमा। अब यहाँ पर ऐसी उपमा जो कि माला की तरह गुथी हुई प्रतीत हो रही हो और एक उपमेय हो और अनेक उपमान प्रस्तुत किए गए हो, तो उसको कहते हैं मालोपमा। आगे के लिए ध्यान में रखिए, नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पात्र को हिंदी साहित्य का अमर पात्र बना दिया? गजेंद्र सिंह, लहना सिंह, बच्चू सिंह, गिरिराज सिंह। तो कुछ इसमें पात्र के रूप में है और कुछ आप देखेंगे कि राजनीति में कई जगहों पर नाम आपको दिखाई दे देते होंगे, ठीक है। तो देखिए, इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी रही है, उसने कहा था, उसका जो पात्र है लहना सिंह, न सिर्फ उसने कहा था, कहानी अमर हुई और उसके बहाने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अमरता मिली, दूसरी तरफ लहना सिंह जैसे पात्र भी अमर हो गए। अब उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं कि ये प्रैक्टिस सेट उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि उनकी तैयारी आखिरी दौर में है। तो क्या इस तरीके से उनके दिमाग में तथ्य आ रहे हैं? अगर आ रहे होंगे तो ये एक सुखद उनके लिए हो सकता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले इतिहासविद का नाम है? धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को अक्सर हम देखते हैं कि स्वर्ण काल तो कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म की देन कहने वाले कौन से इतिहासकार रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई कथनों में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उल्लेख होता है और इन्होंने नाथ सिद्ध को ध्यान में रखते हुए 1-2 पुस्तकें भी आलोचनात्मक ढंग में लिखी हुई, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा, ऑप्शन दिया गया है विभत्स, भयानक, अद्भुत, रौद्र। तो जुगुप्सा रस का स्थायी भाव किसका है? ये सही जवाब है ऑप्शन पहला, विभत्स रस का स्थायी भाव है
जुगुप्सा। बाकी को आप देख रहे हैं कि भय, ठीक, यहाँ पर अद्भुत यानी कि विस्मय जहां पर होता है, और रौद्र का हो गया क्रोध। तो इन भावों को भी ध्यान में रखिए। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि शांत यानी कि जो निर्वेद है, ये किसका स्थायी भाव है, ये भी सवाल पूछा जाता है खूब। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा हिंदी के किस कवि को कहा गया है? तो ये बड़ा ही चर्चित है कि एक भारतीय आत्मा। ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो एक से एक इसमें नाम दिए गए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें दो नाम और हैं जिनको कि हम राष्ट्र कवि के तौर पर जानते हैं। एक तो मैथिली शरण गुप्त हैं, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर ने अपने को डिप्टी राष्ट्र कवि खुद से घोषित किया हुआ था। तो इस घटना को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन नेशनल अगर प्रामाणिक तौर पर कहें तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के तौर पर जाना जाता है, और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। ये वही माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिन्होंने एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। यहाँ पर पुष्प को एक मानवीकरण अलंकार के माध्यम से एक जीवित यानी कि सजीव वस्तु के आधार पर मानते हुए उसके अंदर क्या इच्छा है, उस पे माखनलाल चतुर्वेदी ने एक जबरदस्त तरीके की कविता लिखी हुई है। आप लोगों ने इसको पढ़ी भी होगी। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? कविता, आत्मकथा, नाटक, उपन्यास। तो इसको तो आप बता देंगे कि ये उपन्यास विधा में है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि राग दरबारी कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन कौन से इसके पात्र हैं। बहुत जबरदस्त तरीके का ये उपन्यास है और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, और इसके बिना कोई परीक्षा कंप्लीट ही नहीं होती है। कुछ न कुछ सवाल यहाँ से रहता ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रश्नों को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है लिख दें कि बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हम तो इस मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन परीक्षाएं तो परीक्षाएं होती हैं और उसमें दाएं बाएं का कोई रोल नहीं है। सही करना है आपको प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? स्कंदगुप्त, धुरर स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आपने इसको कहीं ना कहीं किसी नाटक में जरूर पढ़ा होगा, और इसका सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जितने नाटक हैं और उन नाटकों में गीत योजना एक खास विशेषता के तौर पर रही है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस गीत को गाया कौन है? कोई भारतीय नहीं गाया, बल्कि एक विदेशी महिला द्वारा इस गीत को गाया गया है। एक तरीके से बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने प्रयोग किया अपने नाटक में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक भी हर पाठ्यक्रम में मौजूद रहता है, यहाँ पर भी देखिए सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी। अगर इसी में एक ऑप्शन और रहता बाल गंगाधर तिलक का, तो ये कई विद्यार्थी इसमें LBW हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन पहला, बाल गंगाधर खेर, जिसको कि शॉर्ट में हम कई किताबों में पढ़ते हैं बीजी खेर। और बीजी खेर हम वन लाइनर किताबों में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इनका पूरा नाम क्या है, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। बाकी राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था, ठीक है, और राजभाषा से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, और हर अनुच्छेद में क्या क्या है सब पर पहले भी हमने चर्चा कर ली। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थल है वृंदावन, सीही, काशी, भरतपुर। तो सूरदास का जन्म स्थल कहां पे है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सीही नामक जगह पर ऐसा माना जाता है कि सूरदास का जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर काफी विवाद भी है कि एक जगह आ जाता है रुनकता, ठीक है, कई जगहों पे परसौली नाम से भी आ जाता है। हालांकि ये सभी जगह सूरदास से रिलेटेड है, लेकिन जन्म की जब बात की जाती है तो सीही नामक के स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल। तो सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन
कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है बुनी हुई रस्सी। अब बुनी हुई रस्सी पर एक पुरस्कार दिया गया है, अगर आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है। लिखने के लिए मैं सब लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अंतिम दौर में अपनी तैयारी को कंप्लीट मान रहे हैं, तो क्या उनका दिमाग वहां तक रबर की तरह फैल रहा है या फिर वो हमारे ऊपर ही आश्रित है कि प्लीज आप ही लिख दीजिए आंसर। अभी तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं अभी आपको स्पेस दे रहा हूं। हालांकि जब मेरे दिमाग में है कि कोई ना कोई इस पे पुरस्कार मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पुरस्कार मिला होगा। अब आप एक बार आपके दिमाग पर चोट करना बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, यहां पर भी ये पूछा गया है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहित तो मोरे कवित बनावत। यहां पर आप देख रहे हैं कि कवित एक छंद के तौर पर है, ठीक है। तो किसकी पंक्ति है कि लोग हैं जो कवित बना रहे हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है कि कवि को ही कवित बना रहा है। ऑप्शन दिया गया रसखान, ठाकुर, घनानंद, आलम। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि ये पंक्ति घनानंद द्वारा लिखी गई है, और घनानंद ने रीतिकाल में, खासतौर से रीति मुक्त धारा के अंतर्गत कवित्व पर काफी जोर दिया था। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर रसखान का नाम दिया गया है, ठाकुर, आलम। तो रसखान तो भक्ति काल के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन अन्य जो तीनों नाम हैं वो सब रीतिकाल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। अक्सर आप देखेंगे कि पत्रिकाओं के एक संस्थापक संपादक होते हैं और एक नॉर्मल संपादक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोर दिया गया है कि नई पत्रिका, यानी कि जो 1954 के आसपास में पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उसके संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन एडिटर थे। ऑप्शन दिया गया श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि को इसके फाउंडर थे वो। बाद में अज्ञे इत्यादि भी इसके संपादक के क्रम में जुड़ते हैं, लेकिन प्रश्न के मुताबिक इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी कि राजभाषा के दौरान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है। उनकी संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है 22, 21, 18, 24। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला कि 22 राजभाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कि एक हिंदी भी है। यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 17वें में अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका की भाषा है। यह भी खूब पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन दिया गया अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी भाषा। तो हम अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे इस पे जल्दी वीडियो आएगी, लेकिन चर्चा करने के दौरान विनय पत्रिका से रिलेटेड हमने कुछ पंक्तियों को भी बताया था, और यह भी बताया था कि तुलसीदास दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, अवधी और ब्रज भाषा। लेकिन विनय पत्रिका इनकी ऐसी रचना है जिसकी भाषा है ब्रज भाषा। इसको आप आगे के लिए हमेशा ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि बिहारी के दोहों पर किस रचना का अत्यधिक प्रभाव है। बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें दोहों को केंद्र में रखा गया है, यानी दोहा छंद में उस रचना को लिखा गया है, जिसमें कि लगभग 713 और कई जगहों पर 719 दोहे कहे जाते हैं। 713 जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने संपादन किया है उनके अनुसार है। तो आगे परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। इस पे अत्यधिक प्रभाव किसका है दोहों पर? आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, श्रृंगार सप्तशती, नीति सप्तशती। तो बिहारी के दोहों पर सर्वाधिक जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो है गाथा सप्तशती। अब गाथा सप्तशती किसकी रचना है, ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। किसकी इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा। आप देखेंगे कि रीतिकाल में दो ऐसे कवि हैं जिनकी पंक्तियों को लेकर अक्सर बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, उनको ध्यान में रखना है।
तो यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बोधा द्वारा ये लिखी गई पंक्ति है। इसी से मिलती जुलती घनानंद की पंक्ति है, अति सुधो सने को मार्ग है, जहाने को सयानप बांक नहीं, कौन धी पाठी पढ़ी पढ़ी हो लला मन ले उपदे हूं छटाक नहीं। कुछ इस तरीके से पंक्ति है और दोनों का ये मानना है कि प्रेम अगर आप कोई कर रहा है तो ये मानकर चलिए कि वो तलवार की धार पर चल रहा है। अब आप लोग इसका निर्णय लीजिए, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि प्रेम क्या है, एक अनुभूति है और दोनों तरीके की अनुभूति दिखाई पड़ती है। वैसे चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया वृंदावन लाल वर्मा, श्री राम शर्मा, नरेश मेहता, धूमिल। शिकार साहित्य के रचनाकार के तौर पर किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, श्री राम शर्मा ऐसे साहित्यकार हैं हिंदी में जिनको कि शिकार साहित्य के रचनाकार के तौर पर जाना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यात्रा वृत्त के लिए राहुल साकृत्यायन को जाना जाता है, वैसे शिकार को केंद्र में रखते हुए श्री राम शर्मा ने कई रचनाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल बन गया, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि सदल मिश्र द्वारा लिखित रचना का नाम है। जब भी सदल मिश्र का नाम आएगा तो आपके दिमाग में फोर्ट विलियम कॉलेज तुरंत आना चाहिए। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या क्या घटनाएं हैं, पूरा आपके मन में आना चाहिए। तो सदल मिश्र द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, प्रेम योगिनी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है नासिकेतोपाख्यान, जो कि सदल मिश्र द्वारा इसमें लिखी गई है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि सुख सागर, प्रेम सागर सदा सुखलाल और लल्लू लाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, तो ये सभी एक खास कॉलेज से जुड़े हुए एक तरीके से रचनाकार रहे हैं। और खड़ी बोली में जब गद्य लिखा जा रहा था तो इनका बड़ा अहम रोल रहा है, इसलिए ये सब सवाल यहाँ से बार बार उठाए जाते हैं। इस बार सदल मिश्र का था, आगे लल्लू लाल और सदा सुखलाल इंशाल्लाह खां भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक में भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाले को कहा जाता है? सूत्रधार, उद्घोषक, विष्कंभक, विदूषक। अक्सर आप देखेंगे नाटक में ये सभी पात्र कहीं न कहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूत यानी पास्ट और फ्यूचर की बात करने वाला कौन सा पात्र होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि दो कालखंडों को जोड़कर चल रहा है। भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विष्कंभक। जो विद्यार्थी संस्कृत साहित्य थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे तो उनको ये ज्यादा समझ में आएगा। सूत्रधार यानी जब कोई कथा सुनाता है, उद्घोषक यानी कि कोई घोषणा कर रहा है, और विदूषक तो आज के जो कॉमेडी लोग हैं, तो केवल नाटकों में ही नहीं बल्कि आप बहुत जगह पर एजुकेशन फील्ड में भी देखेंगे तो विदूषकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि विष्कंभक नाम का जो चरित्र है वो नाटक में भूत या भविष्य की सूचना देने वाला होता है। अगला प्रश्न है कि कवि कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? मुझे याद है कि इस प्रश्न को हमारे कई विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल इत्यादि में कई बार मैसेज किया करते थे, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इन छोटे छोटे प्रश्नों पर भी चर्चा किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब प्रश्न देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन हमने लगभग 25 प्रश्नों पर चर्चा की, उसमें से 5 प्रश्न तो आपके लिए कठिन रहे ही होंगे। ठीक है ना, बहुत कम लोग होंगे जो कि 25 में 25 किए होंगे। अगर किए होंगे तो मेरे लिए उनकी प्रशंसा में शब्द की कमी पड़ जाएगी। कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? ऑप्शन दिया गया लाला भगवान दिन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पदम सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी यहाँ पर आलोचकों का नाम दिया गया, सभी आलोचक कहीं बिहारी लाल पे कुछ न कुछ जरूर लिखे हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा, पदम सिंह शर्मा नाम के आलोचक ने कहा कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी की तरह है। अब शक्कर की रोटी, आप इस चीज को ध्यान में रखिए, एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में इस बात को कहा गया है। तो हमने कुल 25 प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। संख्या कम थी लेकिन ठोस थी। आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए
प्रैक्टिस सेट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।